हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पृथ्वी का ऊष्मा बजट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी की ओर छोड़ी जाने वाली सौर ऊर्जा के लगभग आधा ही क्यों भू के सतह तक पहुंच पाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाकी बची हुई को वातावरण सोख लेती है अथवा अंतरिक्ष में प्रतिफलित हो जाती है। पृथ्वी की ओर छोड़ी जाने वाली सौर ऊर्जा के लगभग आधा ही भू सतह तक पहुंच पाता है, क्योंकि बाकी को वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है या अंतरिक्ष में परावर्तित किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकिरणित तथा अवशोषित होता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, जिसमें 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती हैं, जिसमें 14 इकाइयां वायुमंडल में तथा 51 इकाइयां पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि बाहर वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से 4 इकाई पृथ्वी के एल्बिडो द्वारा परावर्तित की जाती हैं, 38 इकाइयां वायुमंडल के भीतर अवशोषित की जाती हैं, 38 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं, 46 इकाइयां विसरित के रूप में प्राप्त की जाती हैं तथा 10 इकाइयां फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त होती हैं, तो प्रभावी सौर विकिरण की कितनी इकाई वास्तविक रूप से वायुमंडल तथा पृथ्वी की भूमि समुद्र सतह द्वारा अवशोषित की गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 132 यूनिट्स। यदि बाहर वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से 4 इकाई पृथ्वी के एल्बिडो द्वारा परावर्तित की जाती हैं, 38 इकाइयां वायुमंडल के भीतर अवशोषित की इकाइयां अवशोषित हो जाती हैं, 38 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं, 46 इकाइयां विसरित के रूप में प्राप्त की जाती हैं तथा 10 इकाइयां फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं, जो प्रभावी सौर विकिरण की 132 इकाई वास्तविक रूप से वायुमंडल तथा पृथ्वी की भू सतह द्वारा अवशोषित की गई हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का हीट बजट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राप्त ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा के बराबर है।
पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है, यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। इसे पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लघु तरंग विकिरण के संबंध में मेघ भू पर क्या परिणाम करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकतर सौर विकिरण को प्रतिकलित करते हैं। लघु तरंग विकिरण के संबंध में मेघ अधिकतर सौर विकिरण को प्रतिकलित करते हैं। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन बादल तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं या परावर्तित कर देती हैं। सूर्यातप के 100% इकाई में से 27% इकाइयाँ बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी तल पर उष्णता बजट की इकाई कितनी होगी? जहां उष्णता बजट समीकरण R = QS ब्रैकेट में 1 - A ब्रैकेट क्लोज -I में पैरामेटालिक मान इस प्रकार है। QS = वायुमंडल की ऊपरी परत वाले आने वाली सौर विकिरण 100 इकाई, A = एल्बिडो प्रभाव 32 इकाई और I = बाहर जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरण 43 इकाई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है, यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है तब वायुमंडल का उष्मा बजट सम्मिलित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 48%। यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है तो वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, जिसमें से 14 इकाइयाँ सूर्यातप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण को अवशोषित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला है, प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगी। दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ना तो एक और ना ही दूसरा सही है। यदि यह मान लिया जाए कि 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, तो इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग का धूलिकणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों द्वारा 27% तथा धरातली सतह से प्रत्यावर्तन 2% की प्रक्रियाओं द्वारा शून्य से वापस लौटा दिया जाता है तथा 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 51% भाग धरातली सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक नहीं होता है। यह पृथ्वी की सतह पर 51% सौर विकिरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत पृथ्वी की सतह या वायुमंडल को गर्म किए बिना वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35%। सौर विकिरण का 35% पृथ्वी की सतह या वायुमंडल को गर्म किए बिना वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से, 6 इकाई धूलकणों द्वारा प्रकीर्णन तथा 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर लौट आती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बहुत ही कम एल्बिडो रखने की संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्द्रतापूर्ण ज्योति गई मृदा। आर्द्रतापूर्ण ज्योति गई मृदा की बहुत ही कम एल्बिडो रखने की संभावना है। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। विभिन्न सतहों का एल्बिडो प्रतिशत इस प्रकार है। हिम आवरण 70 से 90%, रेत 20 से 30%, घास 14 से 37%, शुष्क भूमि 15 से 25%, तर भूमि 10%, वन 5 से 10%, जल 3 से 5%, गहरे बादल 70 से 80%, काली मिट्टी 8 से 14% और पतले बादल 25 से 80%। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका परावर्ती परिमाण संभवतः न्यूनतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोती हुई गीली जमीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सतह अत्यंत कम धवलता रखता है, अत्यंत कम तरंग विकिरण को प्रतिफलित करना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वातावरण को गर्म नहीं करती है। ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वातावरण को गर्म नहीं करती है। इस तरह पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन 6%, बादलों द्वारा 27% तथा धरातली सतह से प्रत्यावर्तन 2% की प्रक्रियाओं द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, जो वातावरण को गर्म नहीं करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.94। पृथ्वी भू आभ है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। किसी सतह के एल्बिडो का अर्थ है सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता ऊर्जा प्राप्त करने वाली सतह के गुणों पर निर्भर करती है। यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एल्बिडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% है। यद्यपि इसमें 29 से 34% के मध्य उतार चढ़ाव होता रहता है। विभिन्न सतहों पर एल्बिडो प्रतिशत में इस प्रकार हैं: हिम आवरण में 70 से 90%, रेत में 20 से 30%, शुष्क भूमि में 15 से 25%, तर भूमि में 10%, घास में 14 से 37%, जल में 3 से 5%, गहरे बादल में
70 से 80%, पतले बादल में 25 से 80%, काली मिट्टी में 8 से 14% और वन में 5 से 10%। अगला प्रश्न है, वातावरण द्वारा प्रतिफलित ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती। वातावरण द्वारा प्रतिफलित ऊर्जा वातावरण को गर्म नहीं करती है। अगला प्रश्न है, जनवरी और जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में। जनवरी और जुलाई के बीच सर्वाधिक तापांतर एशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होती है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसीलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव यहाँ स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवहन या कन्वेक्शन। किसी पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया सामान्यतः तरल पदार्थों या गैसों में ही प्रभावित हो सकती है। सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा फैलकर हल्की हो जाती है। इसके विपरीत ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण भारी होने से नीचे उतरती है तथा सिकुड़कर भारी होती और धरातली तापमान से गर्म होती है, जो पुनः हल्की होकर ऊपर उठती है। इस तरह संवहन संचरण होता है और ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म रहता है। अगला प्रश्न है, आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुद्धोष्म ह्रास दर। जब किसी आरोही या अवरोही वायु में बिना बाह्य ऊष्मा के निष्कासन एवं प्राप्ति के तापमान में परिवर्तन हो, तब इस प्रक्रिया को रुद्धोष्म ह्रास दर या एडिएबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। वायु के तापमान में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का मूल कारण आरोही अथवा अवरोही वायु का प्रसरण एवं संकुचन होता है। वायु के आरोहण एवं अवरोहण के समय शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, जब डैश तब हवा को स्थिर माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हवा का रुद्धोष्म पतन दर इज ग्रेटर देन हवा का सामान्य पतन दर। जब हवा का रुद्धोष्म पतन दर इज ग्रेटर देन हवा का सामान्य पतन पर होता है, तब हवा को स्थिर माना जाता है। सामान्य तौर पर ऊंचाई के साथ स्थिर वायु के तापमान में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने की दर को सामान्य ताप पतन कहा जाता है। ऊपर उठती या नीचे बैठती वायु के तापमान में परिवर्तन की दर को रुद्धोष्म ताप पतन दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में स्थिरता की दशा को तटस्थ ताप पतन दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देशांतर। देशांतर पृथ्वी पर तापमान के विकिरण को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है: उस स्थल की अक्षांश रेखा, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, समुद्र तल से उस स्थान की उन्तुगता, कोष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड होती हैं। कारण है, ऊंची सतहों पर वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है, परंतु कारण गलत है। पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं क्योंकि तापमान सामान्यतः उन्तुगता बढ़ने के साथ घटता है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान कम होता है। तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। इनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन है, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घट जाता है। और कारण है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हम जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है क्योंकि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। किसी भी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है, अर्थात सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसोलेशन या सूर्यातप। सूर्यातप या इंसोलेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तापमान में अधिकतम विसंगतियां कहाँ होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में। तापमान में अधिकतम विसंगतियां उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। स्थल तथा जल के विरोधी स्वभाव के कारण तापमान के वितरण में पर्याप्त अंतर होता है। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। इसी कारण से स्थल तथा जल पर सूर्यातप की समान मात्रा मिलने पर भी स्थल का तापमान जल से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 165 मीटर के लिए 1 सेंटीग्रेड
मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड की कमी पाई जाती है। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान में वर्धमान को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापमान का पलटना। ऊंचाई के वर्धमान के साथ तापमान के वर्धमान को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है। इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन में प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकृत कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।